सोवियत यूनियन के लोग मिखाइल गोर्बाचोव की पॉलिसी से बहुत खुश नहीं थे। मिखाइल गोर्बाचोव अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बात यूएसएसआर की जनता को रास नहीं आ रही थी। अफगानिस्तान से भी मिखाइल गोर्बाचोव को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी और आखिरकार यूएसएसआर का विघटन भी हो गया। और ऐसे वक्त में रूस की जनता पुतिन को एक भरोसेमंद नेता के तौर पर ही देख रही थी। लोगों का गुस्सा मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ बढ़ने लगा। मजबूर होकर दिसंबर 1991 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। (1990) में पुतिन केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल पद के साथ एक्टिव सर्विस से रिटायर होकर वापस अपने शहर लेनिनग्राड लौट आए थे और लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करने लगे। यहीं पुतिन की मुलाकात लेनिनग्राड के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेयर अनातोली सोबचक से। पुतिन से प्रभावित होकर अनातोली सोबचक ने अपना सलाहकार उन्हें बना लिया। राजनीति में एंट्री ऐसे हुई, एसेंशियली बोरिस येल्सिन ये केजीबी में थे, पीटर्सबर्ग में थे, और रशिया का जो प्रेसिडेंट था उस समय, पहले मेयर था स्ट्रॉन्ग बोरिस येल्सिन, फिर वो प्रेसिडेंट बना। तो केजीबी सर्कल्स द्वारा और बोरिस येल्सिन की जान पहचान द्वारा ये पॉलिटिक्स में आए। केजीबी के लोगों को सरकार में आने का मौका मिला क्योंकि इन्हें काफी कुछ आइडिया था गवर्नेंस का। तो इसलिए पुतिन भी केजीबी बैकग्राउंड के, तो इनको एंट्री मिली पॉलिटिक्स में क्योंकि केजीबी के और भी लोग थे और ये माना जाता था कि केजीबी के लोग अगर सरकार में आएंगे तो सरकार को अच्छा वो डायरेक्शन दे सकते हैं। 1991 में यूएसएसआर के खत्म होने के बाद लेनिनग्राड का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। पुतिन ने अपने काम को जिम्मेदारी से संभाला और उनके शानदार काम के चलते 1994 में पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना दिया गया और यहीं से पुतिन की पॉलिटिक्स में ये पहली एंट्री होती है। सत्ता हाथ में आने के साथ ही शहर में पुतिन ने शानदार काम करना शुरू किया। ढूंढ कर भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया और कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर पुतिन की छवि एक साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में बन चुकी थी। लेकिन 1996 में सेंट पीटर्सबर्ग में मेयर का इलेक्शन हुआ और इस बार अनातोली सोबचक चुनाव हार जाते हैं। सोबचक के हारने के बाद पुतिन की कुर्सी भी चली जाती है। केजीबी में काम करने से और सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर रहने के कारण पुतिन की जान पहचान मॉस्को के बड़े नेता और ऑफिसर्स के साथ हो गई थी। अब पुतिन मॉस्को शिफ्ट हो गए। मॉस्को में उनकी मुलाकात वेलेंटिन युमाशेव से होती है। वेलेंटिन युमाशेव उस समय रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के दामाद थे। पुतिन की पर्सनालिटी और उनकी कार्यशैली को देखकर वेलेंटिन युमाशेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन से कराई। 26 मार्च 1997 में बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को प्रेसिडेंशियल स्टाफ में डिप्टी चीफ बना दिया। पुतिन की राजनीति में जो एंट्री हुई, जब बोरिस येल्त्सिन राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने जब देखा कि रूस में काफी परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए उनको भरोसा था कि पुतिन, जो उस वक्त तो बहुत यंग केजीबी में थे, उसके बाद वो राजनीति में आए, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, तो उनको बोरिस येल्त्सिन को लगा कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो रूस को उस मकाम पर जा पहुंचाएंगे जहां वो हमेशा चाहते थे। क्योंकि पुतिन का मानना था कि जब से रूस सोवियत यूनियन नहीं रहा है, तो शायद विश्व में उनकी जो छवि है, रूस की जो छवि है, वो ठीक नहीं है। उस छवि को सुधारने के लिए बोरिस येल्त्सिन ने चार्ज दिया पुतिन को। पुतिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर प्रमोट होते चले गए और अपने अच्छे काम और डेडिकेशन की वजह से देखते ही देखते सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बन गए। देखिए, रशिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, टेक्निकली तो एक एडवाइजरी बॉडी है और बट उसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। इस एडवाइजरी बॉडी का जो मैंडेट है, आप मान लीजिए वर्चुअली सारे स्फीयर्स में है। नेशनल सिक्योरिटी को लेके, एंटी टेररिज्म को लेके, डोमेस्टिक पॉलिसी को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के,
और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो ऑब्वियसली सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो इनकी एफएसबी है, जो केजीबी हुआ करती थी, इंटरनल मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन सब के हेड्स भी मेंबर्स होते हैं। तो इस एडवाइजरी बॉडी कहने को का जो डिसीजन निकलता है वो वही निकलता है जो कि प्रेसिडेंट क्योंकि हेड है तो उसी के वही जो चाहेगा वो डिसीजन निकलेगा। केजीबी में काम करने की वजह से पुतिन प्रेसिडेंशियल पावर्स को बहुत अच्छी तरह समझते थे और जैसे ही उनको सीधे राष्ट्रपति के साथ काम करने का मौका मिला, पुतिन राष्ट्रपति के सबसे करीबी बन चुके थे। बोरिस येल्त्सिन शराब के नशे में डूबे रहते थे और ज्यादातर काम पुतिन संभालने लगे। 1991 से 1999 तक बोरिस रूस के राष्ट्रपति बने रहे और इस वक्त तक पुतिन देश की राजनीति को पूरी तरह अपने हाथ में ले चुके थे और यहीं से पुतिन के साथ साथ रूस का भी वक्त बदलने वाला था। 9 अगस्त 1999 को राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को रशियन फेडरेशन गवर्नमेंट का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया। रूस में हुई इस बड़े पावर शिफ्ट के बाद पुतिन को असल मायनों में अब पावर मिली थी और उसी वक्त यूएसएसआर के विघटन होने के बाद से चेचन्या ने खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर लिया था और लगातार रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ था। चेचन्या ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था, लेकिन रूस का वर्चस्व कायम था और इसी वजह से दोनों देशों के बीच घमासान चल रहा था। देखिए, रूस और चेचन्या की जो कहानी है उसमें था कि चेचन्या और चेचन इंगुश का जो इलाका है ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस मांगते थे। 2000 से पहले की बात है ये, और उन्होंने अपनी एक आर्मी भी बना ली थी उस प्रोविंस में। रशियन आर्मी उनको दबा नहीं पाई थी। 1999 में चेचन्या के इस्लामिक फाइटर्स ने रूस के अंदर आतंक फैला रखा था। जगह जगह बम ब्लास्ट किए जा रहे थे। उन्नीस में चेचन्या विद्रोहियों ने कई शहरों पर एक साथ निशाना बनाया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 1000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। चेचन्या के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चेचन्या को हैंडल करने की पूरी जिम्मेदारी पुतिन को सौंप दी। पावर हाथ में आते ही पुतिन ने चेचन्या पर वॉर डिक्लेयर करते हुए अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। चेचेनिया का जो था, खासकर चेचेनिया के अंदर जिस प्रकार से जो मैं कहूँगा जो आतंकवादी थे, और वो जो आतंकवादी थे वो क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो जो आतंक, एक इस्लामिक जो आतंक था चेचेनिया में, उसको समाप्त करने में जो भूमिका पुतिन ने निभाई वो वाकई काबिल तारीफ। उन्होंने यकीन किया कि ये जो है किसी प्रकार से भी रूस के अंदर इस तरह का आतंकवाद कोई नहीं फैलाएगा, और ये जब उन्होंने बड़ी सख्ताई से चेचेनिया में इस्लामिक फोबिया को जो दबाने की कोशिश की, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा कदम था। और यही कदम है कि आज विश्व में अगर देखते हैं, पुतिन ने बड़ा साफ कहा है कि अगर आपको रूस के अंदर रहना है तो रूस जैसा है वैसे आपको रूसी बनना पड़ेगा, और यहाँ पे किसी भी मजहब के लिए कोई जगह नहीं। रूस के इस हमले से चेचन्या के अंदर तबाही का मंजर हर ओर नजर आने लगता है। कहा जाता है कि 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस युद्ध को सेकंड चेचन्या वॉर भी कहा जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था जब सैनिकों के हेलमेट पर कैमरा लगा दिया गया था, ताकि रूस के लोगों को पता चल सके कि कैसे रूसी लोगों की जान का बदला लिया जा रहा है। युद्ध हुआ था उस समय, रशिया की वो इंटरनल चुनौती थी काफी बड़ी, और उस इंसर्जेंसी का उसको दबाना पुतिन के लिए एक बहुत अहमियत रखता था। तो ऐसे में पुतिन और रशियन सोल्जर्स के हेलमेट्स में जो कैमरे लगाए गए थे ताकि रिकॉर्ड हो कि रशियन फोर्सेस किस ताकत से इस इंसर्जेंसी को दबा रही हैं, तो वो केवल इसलिए भी नहीं था कि दुनिया को दिखाया जाए, बल्कि वो ज़्यादा था अपने देश के अंदर दिखाना कि देश के अंदर जो ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, जो रिबेल करना चाहती है, जो चेचन्या का प्रोविंस था, उनको किस तरह से रशियन स्टेट, रशियन मिलिट्री की पावर से दबाया जा रहा है। बदले की इस खतरनाक लड़ाई में रूस के अंदर पुतिन की एक नई छवि बनकर सामने आई। रूसी लोग पुतिन को एक हीरो के तौर पर देखने लगे। इस घटना के 2 महीने के बाद ही दिसंबर 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने राष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया।
अब तक ये साफ हो चुका था कि बोरिस येल्त्सिन के बाद कौन होगा अगला राष्ट्रपति। 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को रशिया का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। मार्च 2000 में रूस में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और रूस की जनता ने पुतिन पर अपना पूरा विश्वास जताया। बोरिस येल्त्सिन जो है, उन्होंने अपना चार्ज देना सोचा कि कौन ऐसा शख्स होगा जो रूस को संभाल सकेगा और रूस को उस मकाम पर ले जाएगा जो सोवियत यूनियन के जैसे उसकी छवि थी। तो बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को चुना, क्योंकि वो पुतिन के साथ रह चुके थे, वो जानते थे उनको, और यही कारण है कि पुतिन को सिलेक्शन उन्होंने किया, उन्होंने उनको चार्ज दिया और उसके बाद से पुतिन अपने इलेक्शन जीते और लगातार कभी प्रधानमंत्री बने, कभी राष्ट्रपति बने, पर उनका पिछले 25 साल से वो कमान रूस की पुतिन के हाथ में है। कुर्सी संभालते ही पुतिन ने रूस के अंदर सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने पर जोर दिया। लोगों की आमदनी बढ़ाने और बेरोजगारी को खत्म करने पर पुतिन ने जोर दिया। आंतरिक सुरक्षा और दुनिया के देशों के साथ संबंध सुधारने पर जोर दिया। तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर पुतिन ने सबसे ज्यादा फोकस किया। पुतिन ने वाकई उस वक्त जब रूस $1700 पर कैपिटा इनकम होता था रूस का, और आज समझ सकते हैं आज जब वो 25 साल रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका पर कैपिटा इनकम है $17,000 पर कैपिटा इनकम रूस का। धीरे धीरे रूस की हालत सुधरने लगी, आर्थिक स्थिति फिर से मजबूत होने लगी, रूस की ताकत बढ़ने लगी। उस वक्त दुनिया भर में रूसी तेल की डिमांड बढ़ रही थी, साथ ही तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा था। रूसी लोगों की कमाई बढ़ने लगी थी। रूस के अंदर हुए इस बदलाव से पुतिन को एक ग्रेट लीडर के रूप में देखा जाने लगा, और इसका असर ये हुआ कि 2004 में जब फिर से चुनाव होते हैं तो इस बार पुतिन को पहले से भी ज्यादा वोट मिले। लगातार मिल रही जीत से इतना तो तय हो गया था कि पुतिन ही अब रूस के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन अब एक पेच फंसने वाला था। रूस का संविधान एक आदमी को लगातार सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बनने की इजाजत देता था। 2000 और 2004 में राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन के 2 कार्यकाल पूरे हो चुके थे। रूस में पुतिन के विरोधियों को लगता था कि 2008 के चुनाव में वो क्रेमलिन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मार्च 2008 के चुनाव में पुतिन ने अपने करीबी दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और दिमित्री चुनाव जीत भी गए और पुतिन प्रधानमंत्री बन गए। 2008 से 2012 तक उन्होंने क्या करा, उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, रशियन सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा नहीं होती, मेदवेदेव उनका अच्छा लॉयल कोलीग था। तो 2008 से 12 में उसको प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट किया और पुतिन खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके, 2012 में क्योंकि 2 कॉन्टिन्यूस टर्म कर चुके थे, अब एक टर्म मेदवेदेव ने कर ली, तो 2012 में पुतिन फिर से एलिजिबल हो गए। तो 2012 से लेके 2020 तक 2 टर्म रह सकते थे, और इस बीच संविधान बदल दिया गया और अब ये हो गया कि प्रेसिडेंट की टर्म्स का कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए पुतिन 2012 से अब तक प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं। पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक से पुतिन के विरोधी चारों खाने चित्त हो गए थे। पुतिन और दिमित्री ने मिलकर सितंबर 2011 में रूस के संविधान में बदलाव किया। अब तक जहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता था, उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया। 2012 में एक बार फिर रूस के अंदर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी। पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार थे। रूस के संविधान में 2 बार से अधिक लगातार राष्ट्रपति बनने पर रोक थी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया था कि 3 बार कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। पुतिन ने तीसरी बार उम्मीदवारी ठोक दी। इससे उन लोगों को झटका लगा जो पुतिन को रूसी राजनीति से बाहर देखना चाहते थे। रूस में विरोधियों ने जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन ये प्रदर्शन, नारेबाजी कोई काम नहीं आया।